पाँचवें का ये सवाल देख लीजिए। पाँचवा में ये है पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत का अग्रदिशिक परिपथ बनाइए। पीएन संधि डायोड का ये प्रश्न है आपका 5 का अंक। तो ये है आपका पीएन संधि डायोड, इसको पी कहते हैं, इसको एन टाइप कहते हैं, दोनों को मिलाकर बनती उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। अगर अभिनत पे बनाना रहता है तो पी टाइप को हमेशा बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं और एन टाइप को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जिससे कि ये अग्र अभिनत पर होता है और इसमें धारा प्रवाहित होती है इस तरह से। क्लियर। दूसरा है दो क्वेश्चन है विकल्प के रूप में अथवा भी है। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। उसमें दूसरा वाला है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और किस सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो देखिए ये वाला सवाल तो हर बार आता है, अक्सर आदमी सीख जाता है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसी को हम बताते हैं। इसका जो प्रूफ आएगा E बराबर 1/2πε0 λ/r आता है, यही आपको इसमें प्रूफ करना है। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसे +Q के आवेश से आवेशित किया गया है। इसके कारण जो चालक बेलनाकार होता है, तो उसी से इसका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ये गॉसियन पृष्ठ है आपका, ठीक है ना। किसने त्रिज्या का? R त्रिज्या का। देखिए एक बेलनाकार पृष्ठ पे जो बेलनाकार पृष्ठ होता है, जैसे ये पेन है, तो ये आपका एक पृष्ठ हुआ, ये आपका दूसरा पृष्ठ हुआ और इसके नीचे एक और पृष्ठ होता है। यानी बेलनाकार में खुले हुए पृष्ठ जो होते हैं 1, 2 और 3 होते हैं। अगर हम ये कहें कि बेलनाकार आकृति में 3 पृष्ठ संभव हैं, पृष्ठ पर जिनके पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स डेल्टा ए क्षेत्रफल पर कितना होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डेल्टा ये ई का दिशा यहाँ होगा, ए का दिशा यहाँ होगा, यहाँ भी ई की दिशा आ गई और ये इधर, लेकिन इन दोनों के बीच में कोण 0 अंश का बनेगा, इनके बीच का कोण 90 अंश का बनेगा, यहाँ पे 90 अंश बनेगा। तीनों पृष्ठ का अगर हम फ्लक्स जोड़ें, जैसे इसके पृष्ठ को ले लें, डेल्टा φ1, डेल्टा φ2, डेल्टा, यानी 3 तरह के वैद्युत फ्लक्स डेल्टा ए क्षेत्रफल पे शो करेंगे। तो सबके लिए हम ये सूत्र लिख लें, ई डेल्टा ए, ई डेल्टा ए, ई डेल्टा ए। जब हम इसको तोड़ेंगे, वेक्टर हटाएंगे, तो ई डेल्टा ए कॉस थीटा, ई डेल्टा ए कॉस थीटा, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। इसमें ये वाला 0 अंश वाला यहाँ है और 2 ठो ये 90 अंश वाले यहाँ है। तो कॉस 90 होने पर ये मान 0 हो जाएगा और ये भी मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा केवल इतना, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम समाकलन कर देंगे, तो ई डेल्टा ए समाकलन ये आपका मैक्सिमम है। तो एक बात का और भी ध्यान रखा जाता है कि जब हम समाकलन तोड़ेंगे तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4πl, यानी हम ई डेल्टा ए को बढ़ा के तो पृष्ठ पूरा लिए, तो ये जो राउंड वाला पृष्ठ होता है, ये वाला पृष्ठ जो आपको दिखा रहा है रेड वाला, यही पृष्ठ का होता है 2πrl, ठीक है। तो 2πrl जब हमारा लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमने 2πrl लिखा और गॉस प्रमेय से हमने, गॉस प्रमेय कहता है कि टोटल वैद्युत फ्लक्स जो होता है Q/ε0 के बराबर होता है, तो हम इसको गॉस प्रमेय से ये लिख देंगे। तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा इधर आएगा। तो देखिए 2πε0 L और R तीनों हम दिख रहे हैं आपको, ये बस इधर आके सेट हुआ ये। उसके बाद Q/L को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, तो हम इसका रेखीय आवेश घनत्व ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह E बराबर 1/4πε0 λ/r आता है, जहाँ लैम्डा का मान क्या है आपका Q/L, ये रेखीय आवेश घनत्व, ये आपका प्रूफ हो जाता है। ध्यान से अगर देखेंगे 2-3 बार तो आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय की प्रेरण की व्याख्या कीजिए। इसके ये तो मान लीजिए व्याख्या हो ही जाएगी, प्रूफ है, लेकिन ये वाला सवाल अगर आप करते हैं तो इसमें पूरे अंक मिलेंगे, तो हम इस अथवा वाले सवाल को कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय धारा ली जाती है।
यानी जब हम 220 वोल्ट का बोल्ट लगाते हैं, ठीक है, तो कितनी धारा उसमें रहती है ये आपको निकालना है। कब? जब हमारा वह कितने मेंस पे काम करता है, रेफ्रिजरेटर के साथ जुड़ा हुआ तो 110 वोल्ट पे काम करता है, यानी जो सेकेंडरी मान होगा यानी द्वितीय कुंडली का मान होगा वो आपका, जैसे ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, तो प्राइमरी का जो वीपी है वो इतना है और प्राइमरी का जो आई जाने वाला है निवेशी आई वो आपको पूछ रहा है, और इधर में आपको कितना सेकेंडरी को देना है 110, तो ये हो जाएगा आपका VS जो हमने आपको दिखाया। अब इसके सवाल के लिए आपको IS ज्ञात करना होगा, तो देखिए यहाँ पे PS बराबर VS बराबर है, यानी P बराबर VI से ये सवाल लग रहा है। जो द्वितीय कुंडली है आपका, द्वितीय कुंडली, तो द्वितीय कुंडली का जो शक्ति होगा वो ऐसे होगा, तो इसकी शक्ति इसने दिया है 550 वोल्ट वाट, यानी PS का मान इसने दिया है 550 वाट और VS का मान दिया है 110 वोल्ट, तो हमने देखिए लिख दिया 550 110 PS। यस, यानी द्वितीय कुंडली में जो धारा का मान आएगा वो आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, ये सूत्र देखिए, ये ट्रांसफार्मर का ऐसा सूत्र है जैसे ट्रांसफार्मर संबंधित हर सवाल लगता है। ठीक है, तो इसमें से दो चीज़ों को हमें निकालना है। ठीक है, हम इसमें क्या निकालना चाहते हैं, IP, इधर हमें क्या क्या मिला है, IS मिला हुआ है, VS मिला हुआ है, तो हम इसका कॉम्बिनेशन ले लेंगे, यानी VS बराबर VP बराबर IP बटे IS। ठीक है, VS का मान, सॉरी ये VP है, ठीक है ये भी चल जाएगा, ये IS है, ठीक है ना, तो VS आपको कितना है आपके पास 110, VP कितना है आपके पास 220, ये हुआ। IP आपको निकालना है और IS का मान कितना है आपका 5 एम्पियर हो गया। इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपको 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो IP बराबर हमारा हो जाएगा, इसी को हल कर रहे हैं तो ये 5 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी IP बराबर हो जाएगा हमारा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। ये आपका प्रश्न का आंसर होगा। ये 5 नंबर का सवाल है। देखिए कि इसमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा हमें, सीधा सीधा हमें VP का मान दिया हुआ था, हम निवेश करना चाहते हैं 220 वोल्ट, चलाना चाहते हैं रेफ्रिजरेटर को 110 वोल्ट पे। इसमें पूछा है कि जब हम 220 वोल्ट निवेश करते हैं इस शक्ति के रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए, तो इसमें IP का मान यानी निवेश धारा का मान क्या होगा, निर्गत धारा हम निकाल लेते हैं इन सूत्रों की सहायता से। उसके बाद आपका VS का मान ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, हम हल कर लेते हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल माना जाता है। PN संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकरण का परिपथ चित्र बनाइए और क्रियाविधि लिखें। देखिए एक चीज़ याद रखा जाता है कि जब हम पूर्ण तरंग दृष्टिकरण, सबसे पहली बात है कि आप दृष्टिकरण को समझिए क्या है। दृष्टिकरण वो चीज़ है, वो क्रिया है जिसमें AC धारा को हम DC धारा में बदलते हैं। AC धारा की साइन होती है इस तरह से तरंग रूप, और DC धारा में तरंग नहीं होता, ऐसे होती है ना। तो ये पूर्ण DC बोली जाती है, यानी आप AC को DC में बदलने का क्रियाविधि आप देना चाहते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में 2 PN संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है। ये 2 PN संधि डायोड हैं। इन दोनों डायोडों के जो P टाइप अर्धचालक है, ये देखिए लिखा हुआ इसमें, दिखाते हैं आपको, ये देखिए P और ये N, ये इसका P और इसका N। ठीक है, तो ये आपका PN संधि डायोड का परिपथ चित्र हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें कि जो दोनों के P टाइप अर्धचालक हैं, ये देखिए PN, ये दोनों डायोडों में जो P टाइप वाले हैं उनको ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों से अलग अलग जोड़ दिए। ठीक है, और जिसका एंड सिरा है, एंड टाइप है दोनों का, उसको हम लोड प्रतिरोध से जोड़ दिए, और ये लोड प्रतिरोध सेकेंडरी कुंडली से जुड़ा होता है ट्रांसफार्मर के। ठीक है, समझ में आ गया। और जिस निवेशी AC का हमें प्रबंधन करना होता है, यानी हमें DC में कन्वर्ट करना होता है, उसको हम प्राइमरी कुंडली में निवेश करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये निवेशी AC है। ये समझ में आ गई बात। चलिए
अब थोड़ा सा इसको परिपथ रचना जो हम आपको बोले हैं वही यहाँ लिखा हुआ है, आप देखना चाहें देख लें। पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के रूप में 2 पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं। दोनों डायोड के पी टाइप को ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली से दोनों सिरों ए बी से जोड़ देते हैं। दोनों डायोड के प्राइमरी को हम क्या करते हैं, ए और बी सिरे से अलग अलग जोड़ देते हैं। दोनों डायोड के एन टाइप को लोड प्रतिरोध आरएल के साथ जोड़ते हैं। द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर से जुड़ी होती है। यही आरएल किसके साथ जुड़ा होता है, द्वितीय कुंडली से। क्रियाविधि में क्या होता है ये जानिए। जिस एसी को डीसी में परिवर्तन करना होता है उसे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली से करते हैं, मतलब यहाँ पे डालते हैं। ये प्रेरण द्वारा दूसरी कुंडली में पहुँचती है, ठीक है। प्रेरण द्वारा कहाँ पहुँचती है, दूसरी कुंडली में पहुँचती है। तो जब ये पहुँचती है तो आधे चक्र में, जब ये आधा चक्र यहाँ से यहाँ जाएगा तो आधे चक्र में जब ये पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये डायोड अग्रभिनत पर होगा, और जब अग्रभिनत पर होगा तो ये धारा को देगा। उस स्थिति में हमारा अग्रभिनत ये वाली धारा डीसी रूप में मिलेगी ये आधे चक्र में। जब अगले आधे चक्र में जब ए सिरा नेगेटिव होगा तो दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तब ये डायोड में धारा नहीं चलेगी, ये डायोड में अग्रभिनत होगा और धारा चलेगी। तो जो ये नीचे वाला मान है वो वाला भी यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार अगर हम बार बार हर चक्र में ये सिरा पॉजिटिव होगा तो यहाँ धारा बनेगी। जब ये सिरा पॉजिटिव होगा तो ये वाली जो नीचे वाली है धारा वो भी ऊपर ही बनेगी। इस तरह इसका पूर्ण दृष्टिकरण होता है, ये आप देख सकते हैं। यही आपको जो ऊपर हम अभी समझा रहे थे वही हम आपको लिखे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अलग से नोट्स बना के पढ़ भी सकते हैं, जो भी हम समझा रहे थे, ठीक है ना। उसमें हम स्पष्ट कर रहे थे कि आधे चक्र में हमने देखा लिखा है एसी के आधे चक्र में जब ए सिरा पॉजिटिव होता है तो D1 डायोड अग्रभिनत पर, D2 पश्चाभिनत पर होता है। D1 धारा देता है, D2 नहीं देता। अगले आधे चक्र में जब ए सिरा नेगेटिव होता है तो बी सिरा पॉजिटिव होता है और D1 पश्चाभिनत पर चला जाता है और D1 अग्रभिनत पर होता है तो D2 धारा देता है। ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है और एसी पूर्ण डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। अगला इसी में का एक भाग और है, अथवा का हम चाह रहे थे आप देख लें, पता नहीं ये दोबारा मिले ना मिले क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है। पहले दृष्टि दोष बताना है, फिर कारण क्या होता है कि ये दोष आता है, उसके बाद बताना इसका निवारण कैसे होता है। तो हमने ये क्वेश्चन को हल किया है। इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र का ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मानव को दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इस दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो वस्तु अनंत पर होती है जब वो अपना प्रतिबिंब बनाती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। देखिए हमने नोट्स में लिखा है कि इस दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना के पहले ही बन जाता है, रेटिना पर बना ही नहीं तो वस्तु दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र गोलक की त्रिज्या का बढ़ना। नेत्र गोलक की त्रिज्या जब ये बड़ी हो जाएगी, ये गोलक बोला जाता है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो इस लेंस की फोकस दूरी जो है पहले ही फोकस कर देगी वस्तु को, इसलिए वो रेटिना पर नहीं बनता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, ये दो कारण हैं आपके निकट दृष्टि दोष होने के। निवारण में क्या करते हैं कि निवारण में इस दोष के व्यक्ति को चश्मे में अवतल मतलब अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हमने आपको चित्र दिया है ये चित्र आपको बनाना चाहिए और जब आप पेपर में दें इस सवाल को तो कम से कम आप इन चित्रों को स्पष्टली समझाएं। जैसे इतना ही बड़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके आप चाहें तो इसको रख सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं। इतनी चीज़ आपको बनानी चाहिए पेपर टाइम में। अगला है इसी में, अगला हमारे 9वां सवाल, ये आखिरी सवाल है इस टॉपिक का, तो हम समझते हैं आप समझेंगे। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम नियम की व्याख्या कीजिए। ये पिछले जो मॉडल पेपर है उसमें ये था और हमने उसे दिया था, तो इसे हम चाहते हैं ना बताएं,
ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पहला मॉडल पेपर देख लीजिए पहले वीडियो का, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि एलसीआर संयोजन के श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र बनाइए, सूत्र ज्ञात कीजिए। अनुनादी परिपथ मतलब अनुनादी आवृत्ति मतलब f बराबर 1/2π √1/LC। इस सूत्र को प्रूफ करना चाहता है, ये प्रश्न चाहता है ये सूत्र आप प्रूफ करें। जैसे देखिए एलसीआर संयोजन का श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ ये आपका बना हुआ है, देख लीजिए ठीक से। कभी कभी परिपथ ही बना देंगे तो 5 नंबर के सवाल में 1 नंबर मिलेगा। तो ये है आपका प्रेरकत्व, ये है संधारित्र और ये है प्रतिरोध। ये बोला है एलसीआर, इसलिए तीनों को हमें दिखाना ही पड़ेगा। श्रेणी क्रम बोला है तो श्रेणी क्रम में ही दिखाना पड़ेगा। और ये मेंस है, एसी मेंस बोला जाता है इसको। और एसी मेंस में जो वोल्टेज है आपका वो V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। क्लियर हो गया। चित्रानुसार प्रेरकत्व L, संधारित्र C, प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये कॉमन सी बातें दिख रही है। जब इसे एसी मेंस से जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, L यानी प्रेरकत्व, C यानी संधारित्र, R यानी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर VL, VC, VR प्राप्त होता है। संगत इस परिपथ की प्रतिबाधा की बात करें तो बड़े खुले मन से आप लिख सकते हैं कि Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि किसी कंडीशन में अगर ऐसा हुआ, किसी कंडीशन में ऐसा हुआ कि पूरी परिपथ जो एलसीआर परिपथ आपने बनाया है उसका रेखीय प्रतिरोध 0 हो जाए या नगण्य हो जाए, 0 ना हो तो क्या हो, नगण्य हो जाए, और परिपथ प्रतिबाधा भी आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए या नगण्य हो जाए, तो उस स्थिति में ये मान 0 हो गया, ये मान 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा मान जो Z के रूप में आएगा, या ये कह सकते हैं कि जब ये 0 हो जाएगा तो Z जो है ऐसे हो जाएगा, है ना। तो जब ये ऐसे हो जाएगा, 2 स्टेप में अगर आप समझना चाहें समझ लें। R 0 होगा तो ये ख़त्म होगा, ये पूरा का पूरा मान यहाँ पे ऐड होगा, तो Z बराबर XL XC आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा खुद ही। जब ये 0 होगा तो ये क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। अगर उस समय प्रतिबाधा 0 हो जाए, यानी एलसीआर का ऐसा परिपथ जिसमें उसकी प्रतिबाधा क्या हो जाए, 0 हो जाए, और R पहले से ही 0 हो या नगण्य हो, तो उस स्थिति में XL और XC आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो XL का फार्मूला आप जानते हैं कि XL का फार्मूला होता है ओमेगा L और XC का फार्मूला होता है 1/ωc। तो हमने ये दोनों फार्मूला लिख के ऐसे कर दिया। अब ये ओमेगा यहाँ चला जाए, L यहाँ आ जाए, ओमेगा² बराबर 1/LC आएगा, तो ओमेगा बराबर 1/√LC आएगा, और ओमेगा बराबर होता है 2πf, होता है ना। F क्या है, आवृत्ति किसकी, AC की। जब XL XC बराबर हो जाते हैं तो इसमें जो आवृत्ति आती है वो AC मेंस की आवृत्ति यानी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति के बराबर होती है, यही अनुनादी स्थिति है। तो 2πf बराबर 1/LC, तो f बराबर क्या लिखेंगे, ये वाला नीचे उतर जाएगा इस तरह से, तो ये आपकी आएगी अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया मॉडल पेपर। हम चाहते हैं कि आप जो अगला मॉडल पेपर देखेंगे वो ये पेपर आएगा, और हम समझते हैं कि नेक्स्ट ये आपका मॉडल पेपर, ठीक है, 3rd होगा, जिसे हम अगले वीडियो में शो करेंगे, देखेंगे। पेपर आपका सेट है, बस आपको इसको सॉल्व देना है। धन्यवाद।